हेलो एवरीवन, मैं अभिलाषा लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका बीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्दी सफल भी होंगे। बायोलॉजी की सीरीज़ में आज मैं कुछ नया लेके आई हूँ आप सबके लिए। पिछली वीडियो में मैंने ना सेल्स का एमसीक्यू करवाया था। फिर मैंने सोचा कि सिर्फ एमसीक्यू करने से ना उतना सही नहीं लग रहा है, तो क्यों ना हम लोग थ्योरी पोर्शन को पहले कवर कर लें और उसके बाद हम लोग एमसीक्यू कर लेते हैं। तो इसीलिए मैं आज ना मतलब जो जितने सारे बायोलॉजी के चैप्टर हैं ना उसको 10-12 डेज़ में कंप्लीट करवाऊंगी थ्योरी पोर्शन। तो उसमें मैं ना डायग्राम के साथ बताऊंगी इस वाले बुक से, तो कृपया आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर हम डायग्राम के साथ देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, और उससे पहले आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ पे मैं इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूँगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग आज का पहला चैप्टर। आज का पहला है दोस्तों कोशिका, इसको सेल बोलते हैं ना। तो देखिए सेल का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इस टाइप का होता है सेल का स्ट्रक्चर। सेल की जो परिभाषा थी वो क्या है परिभाषा, कि ये जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। जितने भी जीव हैं ना इस दुनिया में, उस सब का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होता है, सबसे छोटा यूनिट पूरे बॉडी का जिसके द्वारा कोई कार्य हो सकता है, कोई फंक्शन किया जाता है, स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो सेल ही होता है दोस्तों। इसके जो खोजकर्ता थे वो रॉबर्ट हुक थे। कौन थे दोस्तों? रॉबर्ट हुक, जो 1665 ईस्वी में इन्होंने सेल को खोजा था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है। 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल को खोजा था। रॉबर्ट हुक की एक पुस्तक है, उसका नाम है माइक्रोग्राफिया। क्या है फ्रेंड? माइक्रोग्राफिया। इसी बुक में सेल वर्ड का पहली बार उल्लेख मिला है। अब चलिए देखते हैं कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक, जो सेल थ्योरी है ना दोस्तों, उसके जो प्रतिपादक हैं वो स्लाइडेन एंड स्वान है। देखिए, खोज करता है सेल के रॉबर्ट हुक, लेकिन जो सेल थ्योरी है उसके प्रतिपादक स्लाइडेन एंड स्वान है। इसे ध्यान रखेंगे। चलिए आगे आते हैं हम लोग। कोशिका के प्रकार देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। देखिए, एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होता है यूकैरियोटिक कोशिका। जो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है ना दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। जैसे ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, जो न्यूरॉन सेल होते हैं हमारे माइंड में ना, उस टाइप का लग रहा है ना, थोड़ा सा, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। चलिए, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है और यूकैरियोटिक कोशिका का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। लेकिन पहले हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ना, उसमें न्यूक्लियस, केंद्रक कला मतलब केंद्रक कला, केंद्रिका, कला युक्त कोशिकांग, ये सभी एब्सेंट होते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये सब इसमें कुछ भी नहीं होता। और इसमें बस क्या होता है, तो देखिए आनुवांशिक पदार्थ होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में। जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं ना, वो होते हैं, और राइबोसोम भी होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? राइबोसोम और जेनेटिक मटेरियल होते हैं, लेकिन न्यूक्लियस और बाकी जो भी चीज़ हैं वो सब नहीं होते हैं। जैसे देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं दोस्तों, तो जैसे कि जीवाणु और नील हरित शैवाल, जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये सब प्रोकैरियोटिक कोशिका है, जीवाणु और नील हरित शैवाल। अब आते हैं हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पूर्ण विकसित केंद्रक होते हैं। इसमें ना फुल्ली डेवलप्ड न्यूक्लियस होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में, और इसमें केंद्रिका, न्यूक्लियस तथा कला युक्त कोशिकांग होता है। और इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स, इसमें हिस्टोन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हिस्टोन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है। और हम लोग जितने सारे जीव हैं ना, मतलब जितने सारे जीव नहीं, जैसे कि पेड़ पौधे, हम, आप, सारे जानवर, ये सभी में यूकैरियोटिक कोशिका होती है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग कोशिका के कुछ भाग के बारे में, प्रमुख भाग जो हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है कोशिका भित्ति। ये क्या है? कोशिका भित्ति, जिसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सेल वॉल कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ पादप कोशिका में होता है। ये जितने सारे पेड़ पौधे होते हैं ना, उन्हीं के सेल्स में ये होता है। ये सभी के मतलब हम लोगों के सेल्स में नहीं पाया जाता। और ये सेलुलोज से बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो सेल वॉल होता है, कोशिका भित्ति, वो किस चीज़ से बना होता है? तो सेल्यूलोज से बना होता है। और ये जो कोशिका का सबसे बाहरी आवरण है, सेल का सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होता है, वो कोशिका भित्ति ही होता है। इसे ध्यान देंगे। उसके बाद देखिए माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है फ्रेंड? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हिंदी में सूत्रकणिका बोलते हैं। लेकिन सूत्रकणिका मत ही याद रखिएगा, क्योंकि आप ज़्यादातर देखेंगे ना, माइटोकॉन्ड्रिया ही हिंदी में ही यूज़ किया जा, हिंदी में भी माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। आप सब देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है। इसके खोजकर्ता कौन थे दोस्तों? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस माइटोकॉन्ड्रिया को ऑल्टमैन ने खोजा था 1886 ईस्वी में। कब खोजा गया था? तो 1886 ईस्वी में माइटोकॉन्ड्रिया को ऑल्टमैन ने खोजा था। लेकिन इसका नाम किसने रखा था? तो बेंडा महोदय एक साइंटिस्ट थे, बेंडा, उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम रखा था। और ये श्वसन संबंधी क्रिया में मदद करती है माइटोकॉन्ड्रिया। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड। ये जो जीवाणु और नील हरित शैवाल होते हैं ना, जो यूकैरियोटिक थे, प्रोकैरियोटिक। तो अभी हम लोगों ने देखा था ना प्रोकैरियोटिक, जिसमें न्यूक्लियस सब एब्सेंट रहते हैं। तो उसमें ना, जैसे कि जीवाणु और ब्लू ग्रीन एल्गी, इसमें जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। इस बात को ध्यान देंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। मैं स्टार मार्क कर देती हूँ। दूसरा क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो दूसरा नाम है दोस्तों, उसको हम लोग कहते हैं इसे पावर हाउस ऑफ द सेल। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। और क्रेब्स चक्र जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही संपन्न होता है। ये भी ध्यान देंगे दोस्तों, ये 64th बीपीएससी में पूछा जा चुका है। तो क्रेब्स चक्र कहाँ पे संपन्न होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों राइबोसोम। कौन सा है? राइबोसोम। तो देखिए, राइबोसोम का नाम जो है रॉबर्ट द्वारा दिया गया था। किनके द्वारा? रॉबर्ट द्वारा। और ये प्रोटीन संश्लेषण में राइबोसोम सहायक होता है। जो बॉडी में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है ना, उसमें राइबोसोम ही मददगार होता है। और राइबोसोम का अनदर नेम क्या है? अन्य नाम? तो प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। ये जो अनदर नेम है ना दोस्तों, इसे ज़रूर ध्यान देंगे, ये पक्का से एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अंतर्द्रव्य जालिका, ठीक है। इस राइबोसोम इसी से चिपके होते हैं। देखिए अंतर्द्रव्य जालिका जो होते हैं वो उसका स्ट्रक्चर ना इस प्रकार का होता है। और ये जो अभी हम लोगों ने राइबोसोम को देखा ना, वो इसी से चिपके हुए होते हैं। और ये लिपिड संश्लेषण का मुख्य स्थल है। देखिए प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम के द्वारा बनता था, लेकिन लिपिड संश्लेषण कहाँ होता है? तो अंतर्द्रव्य जालिका में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है कोशिका के कुछ और प्रमुख अंग, जिसमें हम लोग देखेंगे केंद्रक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के खोजकर्ता बहुत इम्पॉर्टेंट, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में न्यूक्लियस को खोजा था। किसने खोजा था फ्रेंड्स? तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में न्यूक्लियस को खोजा था। और ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। तो ध्यान देंगे, अभी हम लोगों ने देखा था पिछले स्लाइड में कि ये प्रोकैरियोटिक में नहीं होते हैं। ये कहाँ होते हैं? तो जो जीव जंतु, पेड़ पौधे वाली कोशिका है ना दोस्तों, यूकैरियोटिक कोशिका, वहाँ पे ये होते हैं।
उपस्थित होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए केंद्रक में जो है, केंद्रक ही आनुवांशिक पदार्थ, देखिए आनुवांशिक पदार्थ किसे कहते हैं दोस्तों, तो डीएनए को हम लोग आनुवांशिक जेनेटिक मटेरियल कहते हैं डीएनए को। तो डीएनए कहाँ पे होता है दोस्तों, तो आनुवांशिक पदार्थ डीएनए का मुख्य स्रोत केंद्रक ही होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम इसका अन्य नाम है आत्मघाती थैली। ये तो न जाने कितनी बारी पूछा जा चुका है एग्जाम्स में, एनटीपीसी में, एसएससी में, यूपीपीसीएस में, बीपीएससी में, सारे एग्जाम्स में ही पूछा जा चुका है कि सुसाइडल बैग ऑफ द सेल किसे कहते हैं, तो वो हम लोग कहते हैं लाइसोसोम को, आत्मघाती थैली। इसके खोजकर्ता ये भी इम्पॉर्टेंट है, डी डबे ने 1958 में लाइसोसोम को खोजा था। और गोल्जी काय के निर्माण में लाइसोसोम मददगार होती है। किसके निर्माण में दोस्तों, गोल्जी काय के निर्माण में लाइसोसोम मददगार होती है। और स्तनधारियों की लाल रक्त कणिका में ये अनुपस्थित होती है। ये ध्यान दीजिएगा, जो स्तनधारी जीव है ना, उनका जो रेड ब्लड आरबीसी होता है उसमें ये अनुपस्थित होता है। तो याद रखिएगा लाइसोसोम आरबीसी में एब्सेंट रहता है। किसके आरबीसी में, स्तनधारी जीव के आरबीसी में। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे है गोल्जी बॉडी। ठीक है, अब देखिए गोल्जी बॉडी किसे कहते हैं, गोल्जी काय जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है। और इसके खोजकर्ता कौन थे, तो कैमिलो गोल्जी थे। इन्हीं के नाम पे इसका नाम गोल्जी बॉडी रखा गया। और कब खोजा था इन्होंने, तो 1898 ईस्वी में इन्होंने गोल्जी बॉडी को खोजा था। इसकी क्रियात्मक इकाई है सिस्टर्नी। इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, याद रखिएगा, इसका जो क्रियात्मक इकाई होता है ना गोल्जी बॉडी का, वो है सिस्टर्नी। और गोल्जी बॉडी का अन्य नाम क्या है, तो गोल्जी उपकरण कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक है। क्या है, इसको ट्रैफिक मैनेजमेंट भी कहते हैं। सेल का ट्रैफिक मैनेजमेंट गोल्जी बॉडी ही करता है। ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान देंगे। इसमें ग्लाइकोप्रोटीन एवं ग्लाइकोलिपिड का निर्माण होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण कहाँ पे होता है, तो गोल्जी बॉडी में होता है। अब देखिए फ्रेंड लवक, ठीक है, केवल पादपों में उपस्थित होता है। ये जो लवक होता है ना, ये सिर्फ पौधों में ही उपस्थित होता है। और ये कौन से होते हैं, तो हरित लवक। इसके खोजकर्ता कौन थे, तो हैकल थे। हैकल ने 1865 ईस्वी में लवक को खोजा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है, वो देख लेते हैं हम लोग। तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, कोशिका भित्ति जो अभी हम लोगों ने सेल वॉल के बारे में पढ़ा था, तो ये पौधों में होता है लेकिन जीव जंतु में नहीं होता। जो लवक होता है ये पौधों में होता है लेकिन जीव जंतु में नहीं होता। जो तारकाय होता है वो पौधों में होता है लेकिन जीव जंतु में नहीं होता। चलिए आगे। और जो रिक्तिका होती हैं, रिक्तिका वो पौधों में, पेड़ पौधों में बड़ी सी होती है और जीव जंतुओं में छोटी छोटी होती हैं। अब एग्जाम से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए, पहला है सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है किसके द्वारा, जो सोलर एनर्जी है ना वो एटीपी में किसके द्वारा बदलती है, तो क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। कहाँ पे बदलती है सौर ऊर्जा एटीपी में, तो क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। पेड़ पौधे में आप लोग को पता होगा। उसके बाद है जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या है, तो ये जीवों का आनुवांशिक संगठन है। जीनोटाइप क्या है फ्रेंड्स, तो ये जीवों में जो आनुवांशिक संगठन होते हैं ना, उसी को जीनोटाइप कहते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, ऐसे जीव जिनमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते अपितु पर्यावरणीय ताप के आधार पर वो लिंग का निर्धारण करते, ऐसा कौन होता है, तो सरीसृप। कौन होते हैं, सरीसृप।
और प्लाज्मा झिल्ली किस चीज़ से बनती है? तो बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, याद रखिएगा, प्लाज्मा झिल्ली जो है वो प्रोटीन एवं लिपिड से बनती है। किस चीज़ से बनती है? प्रोटीन एवं लिपिड से बनती है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए लवकों के प्रकार, ठीक है। एक होता है लवकों के प्रकार, जो प्लास्टिड्स होते हैं ना उसके प्रकार। तो एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, इसको हिंदी में अवर्णी लवक बोलते हैं, इसमें कोई कलर नहीं होता। देखिए सूर्य के प्रकाश से वंचित पादप भागों में विद्यमान होता है। मैं इसे थोड़ा एलाबोरेट करती हूँ। जो पेड़ पौधे होते हैं ना, जिस भाग में पेड़ पौधे के सूर्य की प्रकाश नहीं पहुँच पा रही है तो वहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। जिस पौधे के जिस भाग में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पा रहा है वहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट होता है, ठीक है। ये रंगहीन लवक होते हैं, ये एकदम कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं और ये संग्राहक उत्तक है। कौन सा है? संग्राहक उत्तक। और ये इसकी अवस्थिति कहाँ होती है, मतलब ये कहाँ पे लोकेशन है? तो जड़ एवं भूमिगत तनों में। जो जड़ होता है ना, आप खुद ही सोचिए कि जड़ में ही ना सूर्य का रोशनी नहीं पहुँच पाएगा क्योंकि वो मिट्टी के अंदर है। तो वो जड़ और भूमिगत तनों में ये प्लास्टिड्स जो ल्यूकोप्लास्ट है वो प्रेजेंट होता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। एक होता है वर्णी लवक। क्या होता है दोस्तों? वर्णी लवक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये क्लोरोप्लास्ट नहीं है, ये है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो मतलब कलर, ठीक है। देखिए क्रोमोप्लास्ट का स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है और ये रंगीन लवक होते हैं। मैंने शुरू में बताया क्रोमो मतलब कलर, तो ये क्या होते हैं ना, कलरफुल प्लास्टिड्स होते हैं। और इसकी अवस्थिति कहाँ होती है? तो ये फूल में होते हैं, फल में होते हैं, बीज में होते हैं, इन सब जगहों पे होते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल के लिए देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान देंगे। टमाटर का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो लाइकोपीन के कारण। बहुत इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स। गाजर का जो गाजरी रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। देखिए टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण और गाजर का रंग कैरोटीन के कारण। चुकंदर का रंग किसके कारण होता है? विटामिन के कारण। चुकंदर जो देखते हैं ना एकदम वाइन, डार्क वाइन, वाइन तो नहीं बोलेंगे, उससे तो थोड़ा कुछ अलग ही बोलेंगे। तो चुकंदर का जो रंग होता है वो विटामिन प्लास्टिड्स, ये भी विटामिन एक प्रकार का प्लास्टिड है। कौन सा प्लास्टिड है? तो क्रोमोप्लास्ट है ये। तो विटामिन के कारण होता है। और पत्तियों का पीला रंग, जो आप पीली पीली पत्तियां देखते होंगे ना कभी कभी, तो बहुत सारे वजह से, एक तो पीली पत्ती भी होती है और एक जब वो थोड़ी सी मुरझाने को हो जाती है, मतलब अपने मतलब जो वो अब उसका अवस्था ख़त्म हो रहा होता है तो भी वो पीली हो जाती है। तो पीली पत्तियों में कैरोटीन होता है। क्या होता है दोस्तों? कैरोटीन। पादपों का पारा बैंगनी किरणों से रक्षा करता है। कौन? तो हल्के नीले रंग वाला फाइकोसाइमिन। याद रखिएगा फाइकोसाइमिन का कौन सा कलर होता है? तो हल्का नीला रंग होता है। और ये जो होता है पराबैंगनी किरणें जो आती है ना, जो अल्ट्रावायलेट रेज आता है सूरज से, तो उससे पेड़ पौधे की रक्षा करता है। तो अगर आपसे पूछे कि पराबैंगनी किरणों से रक्षा के लिए कौन सा मतलब प्लास्टिड होता है पेड़ पौधे में, तो आप बोलेंगे फाइकोसाइनिन। कौन सा दोस्तों? फाइकोसाइनिन जो है ये सूरज के अल्ट्रावायलेट रेज से पेड़ पौधे को बचाता है। उसके बाद चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। आगे है हरित लवक। हम लोगों ने क्रोमोप्लास्ट पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो इसके बारे में तो खैर हम लोग बचपन से ही सुन ही रहे हैं क्लोरोप्लास्ट। देखिए ये हरे रंग का होता है, सबको पता है। इसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है और इसी कारण इसका रंग जो है वो हरा हो जाता है। ये प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है ना, उसमें यही से मतलब सहायक होता है क्लोरोप्लास्ट ही। और ये कहाँ पे होते हैं दोस्तों? तो क्लोरोप्लास्ट पत्तियों में होते हैं। कहाँ पे दोस्तों? लिप्स में।
लिव्स में। अब चलिए देखते हैं पौधों से उत्पाद जो प्राप्त उत्पाद हैं उनके बारे में। तो इधर को है उत्पाद और इधर को है पादप के अंग, कहाँ से वो प्राप्त होते हैं। तो देखिए ये है अदरक, ये तो खैर आप लोग जानते ही होंगे अदरक। तो अदरक ये जो है प्रकंद से, इसका कौन सा अंग से होता है प्राप्त अदरक, तो प्रकंद। ठीक है दोस्तों, प्रकंद। उसके बाद देखिए आलू, ठीक है, इसे तो खैर हम सब जानते हैं। तो आलू जो है वो स्तंभ कंद और रूपांतरित तना से मिलता है। तो इतना नहीं, इतना डिफ़िकल्ट सा एकदम सा बड़ा ही कॉम्प्लेक्स वर्ड है, बस याद रखिएगा कि आलू जो है वो रूपांतरित तना है। ठीक है। उसके बाद देखिए लहसुन, ठीक, लहसुन जो है वो सल्क कंद है। क्या है दोस्तों, उस कौन से अंग से होता है, तो सल्क कंद, याद रखेंगे लहसुन सल्क कंद। और जो सूरन होता है जिमी कंद, जिमी कंद एक होता है ना, वो घन कंद होता है। कौन सा होता है फ्रेंड, वो घन कंद होता है। और गन्ना, ये गन्ना तो समझ रहे हैं हम लोग, शुगर केन, तो ये भी रूपांतरित तना है, ये भी कौन सा आलू की तरह रूपांतरित तना है। उसके बाद देखिए दोस्तों सलजम जो होता है ये रूपांतरित जड़ है। देखिए दोस्तों आलू रूपांतरित तना था, लेकिन सलजम जो है वो ये रूपांतरित जड़ है। और जो गाजर है ये भी रूपांतरित जड़ होता है। गाजर, सलजम ये सब जड़ हैं। शकरकंद भी जड़ होता है, ये भी हमें पता है। और लौंग जो होता है ये पुष्प कलिका है, न जाने कितनी बारी आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, तो लौंग क्या है, ये पुष्प कलिका है। ठीक। उसके बाद केसर जो है फ्रेंड, केसर जो है वो पुष्प वर्तिका है। केसर क्या है, पुष्प वर्तिका है। और हल्दी क्या है, तो हल्दी भी प्रकंद है। क्या है दोस्तों, हल्दी प्रकंद है। आगे देखते हैं कुछ एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट्स। तो देखिए नाभिक केंद्रक जो होता है न्यूक्लियस के अतिरिक्त डीएनए की उपस्थिति कहाँ पे होती है, तो देखिए डीएनए की उपस्थिति केंद्रक में तो होता ही है डीएनए, और कहाँ पे होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और हरित लबक में होता है। कहाँ कहाँ होता है दोस्तों, डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहाँ कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस। अगर पूछा जाए कि डीएनए कहाँ कहाँ होता है, तो न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में एवं क्लोरोप्लास्ट में। जीवों के प्रत्यक्ष रूप से दिखने वाले लक्षण को क्या कहते हैं, जो हमें एकदम सीधे से दिख रहा है ना कि इसका ये लक्षण है जीव में, तो उसे हम लोग फिनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, फिनोटाइप कहते हैं। और उसके बाद जीवों में अत्यधिक विविधता का क्या कारण है, तो ये है म्यूटेशन। म्यूटेशन होता है ना जो एकदम एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हो जाते हैं, तो उस प्रक्रिया को म्यूटेशन कहते हैं। उसके बाद है प्रक्रमित कोशिका मृत्यु, प्रोग्राम्ड सेल डेथ जो होता है, या कोशिकीय या आणविक नियंत्रण, सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल क्या कहाँ से होता है, तो ये एपोप्टोसिस से होता है। ठीक है दोस्तों, सॉरी मैं थोड़ा सा प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ, एपोप्टोसिस। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, कल मिलते हैं हम लोग एक नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।